नमस्कार दोस्तों, जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था वेक्टर्स में, और वेक्टर्स हमने दोस्तों पिछली काफ़ी वीडियो से स्टार्ट कर रखा है। अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लेना। आज हम दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। देखिए मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसके वेक्टर प्रोडक्ट से हमारा क्या मतलब है? देखिए इसके वेक्टर प्रोडक्ट को दोस्तों हम ए क्रॉस बी से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू होती है दोस्तों मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? ये आपके पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर क्वांटिटी का एक ऐसा प्रोडक्ट दोस्तों जो कि अगेन आपको एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, जो कि एन कैप है। एन कैप किसको शो करता है दोस्तों? डायरेक्शन को शो करता है। तो डेफिनेटली ये आपका दोस्तों ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब सिंपल है, मतलब कि दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों की जो कि आपको वेक्टर क्वांटिटी देता है। इसको बीच में क्योंकि यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। लास्ट टाइम दोस्तों मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया था या फिर स्केलर प्रोडक्ट बताया था। तो ये एक्चुअली दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में लगने वाला ऐसा प्रोडक्ट था जो कि आपको स्केलर क्वांटिटी देता था। इसकी वैल्यू होती थी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर दोस्तों अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली शो करना चाहूँ तो मैं इस तरह से इसको शो कर सकता हूँ। देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि इस डायरेक्शन पर है। ठीक है, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और दोस्तों ये दूसरा वेक्टर है बी। ठीक है, ये मान लेते हैं दो वेक्टर दोस्तों हमारे पास हैं। ठीक है, मान लेते हैं ओ है, ये ए वेक्टर है दोस्तों और ये बी वेक्टर है। ठीक है, मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल दोस्तों क्या है? थीटा है। ठीक, तो एक्चुअली जब मैं बात करता हूँ ए क्रॉस बी की, देखिए इसकी जो डायरेक्शन है दोस्तों वो है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत। तो दोस्तों हम जब बात करेंगे ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी दोस्तों यहाँ से रिप्रेजेंट होगा, यानी कि वो वेक्टर जो कि इन दोनों के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। दोस्तों इसकी जो डायरेक्शन होगी इसको हम एन कैप से दिखाते हैं। एक्चुअली ये दोस्तों रिप्रेजेंट करेगा ए क्रॉस बी को। तो ए क्रॉस बी इज नथिंग बट द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यानी कि ए और बी के प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा दोस्तों उसको हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख देने वाली बात है कि यहाँ पर हम ए से बी की ओर को मूव कर रहे हैं। अगर मैं दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को तो थोड़ा डिफरेंट वे में यूज करूँ, देखिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ये मान लेते हैं ए वेक्टर है और दोस्तों यहाँ पर से ये बी वेक्टर यानी कि नीचे की ओर को डायरेक्शन है। ठीक है, तो यानी कि हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि मान लेते हैं ये एंगल आपका थीटा है दोस्तों, ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है, ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, ओरिजिन है। तो एक्चुअली हम क्या जा रहे हैं? घड़ी की दिशा में जा रहे हैं। तो जब हम घड़ी की दिशा में जाते हैं एक्चुअली, तो दोस्तों ये जो एन कैप है ये वाला, इसकी जो डायरेक्शन है दोस्तों बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अभी दोस्तों ये बाहर की ओर को था, यानी कि आप मान लीजिए आप लैपटॉप की स्क्रीन को जब आप देख रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन को देख रहे हैं, तो वो जो एन वेक्टर है यानी कि जो ऊपर वाला वेक्टर है आपकी दिशा की ओर को, अब जस्ट क्या हो गया? आपकी दिशा के विपरीत हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको शो करते हैं। तो यानी कि जो इसकी डायरेक्शन है दोस्तों बिल्कुल क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर इसकी एन कैप की डायरेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एन कैप। इस तरह से दोस्तों हम इसको शो कर सकते हैं, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन है बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से एक रूल निकल के आता है कि ए क्रॉस बी जनरली डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये दोस्तों डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो एन कैप है दोस्तों ये माइनस एन कैप के बराबर है। तो वी कैन से दैट कि भाई जो ए क्रॉस बी होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है, यानी कि बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। हालांकि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी दोस्तों? अपोजिट हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो वेक्टर्स क्वांटिटी होती हैं वो मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करती है, इसके अलावा डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। इस चीज़ को दोस्तों आप स्क्रू रूल से भी समझ सकते हैं कि मान लेते हैं अगर हम कोई स्क्रू है, आपने देखा होगा जब आप एक स्क्रू को घुमाते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करता है। जैसे कि अगर आप इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो एक्चुअली वो कहाँ की ओर को जाता है? आपका बाहर की ओर को आता है ना। अगर आप ऐसे इस तरह से घुमाएंगे तो स्क्रू कहाँ की ओर को होता है? बाहर की ओर को आता है। अगर आप उसको इस तरह से घुमाएंगे तो वो अंदर की ओर को जाएगा। तो आप इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जो एन कैप है दोस्तों वो क्या है? ए और बी के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, और ए क्रॉस बी एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी को दोस्तों हम सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सी वेक्टर एक नया वेक्टर होगा जो कि ए और बी के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। इसकी डायरेक्शन को हम एन कैप से शो करेंगे, जहां एन कैप दोस्तों क्या है? यूनिट वेक्टर है जिसकी वैल्यू क्या होगी? मॉड, इसकी मॉडुलस की वैल्यू दोस्तों क्या होगी? 1 के बराबर होगी। यहाँ से दोस्तों हम एन कैप की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी एक्चुअली ए क्रॉस बी क्या होता है आपका? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसका मॉडुलस निकाल लूँ तो ये हो जाएगा
मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, क्योंकि अब ये दोस्तों वेक्टर नहीं रह जाएगा, ठीक है। एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी इसका जब हम मॉड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं काम करता हूँ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यानी हो जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ये बराबर दोस्तों ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एन कैप के बराबर हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ये होती है एन कैप की वैल्यू, इसको बिल्कुल आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। अब दोस्तों हम इसको थोड़ा सा फिगर से भी समझ लेते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या है दोस्तों। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, ये ठीक है। हमें मान सकते हैं ये आपका ए वेक्टर है दोस्तों और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। इनको दोस्तों हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये दोस्तों पैरेललोग्राम की साइड्स है। तो मान लेते हैं इन दोनों के बीच का जो एंगल है दोस्तों वो थीटा है, तो एक्चुअली जो एन कैप है दोस्तों वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी कि ये आपका एन कैप है, ठीक है। एन कैप यानी कि जो इनकी डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर होगा। अब एक काम करते हैं दोस्तों, इस जो पैरेललोग्राम है इसको मैं पूरा करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। इसको जब दोस्तों मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा तो यहाँ पर से दोस्तों मैं काम करता हूँ, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको मैं मान लेता हूँ ओ, इसको मान लेता हूँ ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों ये आपका v वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो OC एक्चुअली क्या है, मॉड ऑफ v के बराबर है, ठीक है। ये ध्यान रखना OA बराबर क्या है, मॉड ऑफ a के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर जब मैं बात करूंगा सिर्फ OC की, तो OC का मतलब है द मैग्नीट्यूड ऑफ OC, ठीक है। तो अब आप देखिए दोस्तों आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल आपका क्या है OCD, ठीक है। यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला दोस्तों जो ट्राइंगल है OCD, इसकी हम बात करेंगे ये वाले ट्राइंगल की, ठीक है। इस ट्राइंगल में आप देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि CD अपॉन ये हो जाएगा ये वाला पार्ट यानी कि OC, ठीक है। तो CD बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, OC साइन थीटा, CD बराबर हो जाएगा OC साइन थीटा, दैट इज OC की जो वैल्यू दोस्तों वो क्या है, मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। यानी कि मॉड बी साइन थीटा, OC की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, मॉड ऑफ बी है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आपका मॉड ऑफ बी है OC, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम समझे भाई ए क्रॉस बी है, मान लेते हैं ए क्रॉस बी है, हमने इसको लिखा है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। तो जो मॉड ऑफ ए है एक्चुअली दोस्तों वो क्या है, ये आप देख सकते हैं ये वाला क्या है OA है, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ये दोस्तों आपका क्या है CD है। तो OA इंटू CD इंटू एन कैप, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा होगा तो ये दोस्तों आपके पास एक पैरेललोग्राम है OABC, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका जो एरिया होता है दोस्तों वो होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। यानी कि OA इंटू CD, OA इंटू CD इज नथिंग बट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि A क्रॉस B एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम into unit vector, perpendicular unit vector which is perpendicular to the plane of parallelogram, ठीक है। आप इस तरह से कह सकते हैं एन कैप एक्चुअली क्या है, इस पूरे पैरेललोग्राम के प्लेन पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर मैं इसका मॉड ले लूँ तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज नथिंग बट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपका निकल कर आ जाता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है। अब दोस्तों इसका थोड़ा सा और हम यूज़ करें, देखिए मान लेते हैं मैं इसको इससे ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मैं इसको ज्वाइन कर लूँगा तो मेरे पास दोस्तों एक ट्राइंगल आ जाएगा। अब ट्राइंगल ये आपका आ गया OAC, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों जो ट्राइंगल का एरिया होता है, इस अगर ट्राइंगल के एरिया की बात करें दोस्तों तो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर से हमारा जो एरिया है आप साफ साफ देख सकते हैं, हमारा जो एरिया आया है हाफ ए क्रॉस बी आया है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई ट्राइंगल है इसी तरह से, जैसे ये मान लेते हैं ये है और ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। उसकी मान लेते हैं दो एडजेसेंट साइड है जो कि ए से रिप्रेजेंट हो, एक बी से रिप्रेजेंट हो। तो आप एक काम करेंगे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेम वही रहेगी प्रोसेस, लेकिन आप सीधे सीधे यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड ए क्रॉस बी, ठीक है। इसके ये बराबर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट,
ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। देखिए पहली प्रॉपर्टी दोस्तों जो कि मैंने अभी आपको प्रूव भी करवाई थी कि जनरली क्या होता है कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए। इट्स सिंपली मीन्स दैट कि ए एंड जो बी होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। यानी कि अगर आप ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है तो वी कैन से दैट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होता है जनरली माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। यानी कि जो ये ए और बी है इसका क्रॉस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को दोस्तों फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी की। तो ए एंड बी मान लेते हैं आपके पास दो वेक्टर हैं, अगर ए क्रॉस बी बराबर अगर 0 आता है तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आइदर ए बराबर 0 होगा और बी बराबर 0 होगा, क्योंकि दोस्तों ए और बी की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है तो हम उसको कह सकते हैं कि आपका ए बराबर 0 है या फिर बी बराबर 0। इसमें दोस्तों तीसरा केस भी बन सकता है, जो थर्ड केस है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि अगर a डज नॉट इक्वल टू 0 हो एंड b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड स्टिल a क्रॉस b अगर बराबर 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये a एंड b ये दोनों के दोनों पैरेलल होंगे। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे कि अगर a क्रॉस b बराबर अगर 0 आता है तो वी नो दैट मॉड a मॉड b साइन थीटा एन कैप बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट बाई a और b डज नॉट इक्वल टू 0 है, मॉड एन कैप ये भी 0 नहीं होगा तो साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या होगा 0 होगा या फिर क्या होगा पाई होगा। इसका मतलब ये है कि ए और बी आपके या तो पैरेलल होंगे या फिर दोनों में आप क्या करेंगे एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। अगर थीटा बराबर 0 है तो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे या फिर क्या होंगे पाई एक डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इसको चीज को शो कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि मैंने आपको इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी बताई है, ठीक है, कि यानी कि ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी को कौन रिप्रेजेंट करता है, सी वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, जो कि दोस्तों क्या होता है कि ए और बी के प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यही दोस्तों हम क्या कर सकते हैं यूनिट वेक्टर में भी शो कर सकते हैं। इसको मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से शो करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। हमने आपको बताया था कि इसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर के कैप होता है। तो यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का भी एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि ए क्रॉस बी होता है वो सी के बराबर होता है, तो इसी तरह से आई क्रॉस जे क्या होना चाहिए, आई क्रॉस जे का मतलब ये होना चाहिए कि द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आई एंड जे। आई और जे के प्लेन पर परपेंडिकुलर दोस्तों कौन है, के है। तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होनी चाहिए, के बराबर होनी चाहिए फ्रॉम दिस। सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो ए क्रॉस बी होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के होता है, तो अगर आप यहाँ से अगर इसका जे क्रॉस आई निकालेंगे तो वो माइनस ऑफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से पहली इक्वेशन हमारी बन जाती है। सिमिलरली दोस्तों आप यही रूल को फॉलो करेंगे। अगर आप जे क्रॉस के निकालेंगे तो जे क्रॉस के निकालेंगे तो इसके प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है दोस्तों वो आई के बराबर है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप के क्रॉस जे निकालेंगे तो वो माइनस ऑफ आई के बराबर होगा। तो सेकंड इक्वेशन इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम इसी तरह से यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर k से हम i की ओर को बढ़ेंगे तो k क्रॉस क्या बनेगा, i बनेगा, ठीक है। k क्रॉस i का मतलब क्या होता है कि द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ k एंड i। एंड यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि k और i के प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है दोस्तों वो j है, तो k क्रॉस i की वैल्यू j होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो i क्रॉस k क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ j के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर से कुछ चीज़ें और भी हैं जैसे कि आपको समझनी है कि वेक्टर की हम जब बात करते हैं, जैसे कि हम a क्रॉस a की बात करते हैं, तो a क्रॉस a दोस्तों इसका मतलब क्या है कि दोस्तों कि a और a दोस्तों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब ये होगा कि मॉड ऑफ a साइन इनके बीच का एंगल दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये दोस्तों है कि a क्रॉस a की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, 0 होती है। सिमिलरली b क्रॉस b की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c क्रॉस c भी क्या होगा, आपका 0 होगा। सिमिलरली i क्रॉस i जे क्रॉस जे ये सभी दोस्तों इनकी जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। इसके बाद दोस्तों इसकी कुछ और प्रॉपर्टी, जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 3 हम मान लेते हैं जैसे कि हमने अभी एरिया निकाला था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोस्तों क्या आया था, आपका मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आया था, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल दोस्तों क्या आया था आपका, हाफ ऑफ
ए क्रॉस बी के बराबर आता है। इसको भी आपने दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है जो कि यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मान लेते हैं हमारे पास पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड नहीं दी हुई। यहाँ पर आपका क्या था कि पैरेललोग्राम था, इसकी एडजेसेंट साइड दी हुई थी इस तरह से, ठीक है। ये ए है तो ये ए है, ये तो बी है, बी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये ना देके इसके डायगोनल दे दिए जाए तो उस केस में क्या होगा। मान लेते हैं आपके पास कोई ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है। और आपको क्या है कि इसकी कोई साइड्स दी हुई है। मान लेते हैं ये सॉरी इसकी जो साइड्स हैं वो आपको गिवन नहीं है, और आपको क्या है इसके बदले यहाँ पर इसके डायगोनल दिए हुए हैं। मान लेते हैं ये डायगोनल है और ये भी दोस्तों आपका एक डायगोनल है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर इस डायगोनल की वैल्यू है D1, इस डायगोनल की वैल्यू है D2, तो इसका एरिया क्या हो जाता है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर साफ साफ बताऊंगा। जो इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो दोस्तों हो जाएगा हाफ ऑफ mod D1 क्रॉस D2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हाफ D1 क्रॉस D2। सिमिलरली दोस्तों ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए ये ट्रू है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारे पास है, तो ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए ट्रू है। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए दोस्तों ये ट्रू है। मान लेते हैं ये हमारे पास है और ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे इसके, अगर मैं इसको पॉइंट दे दूं ABCD और मान लेते हैं मैं इसके डायगोनल को आपस में इस तरह से ज्वाइन करूं, ये, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और इसके डायगोनल को दोस्तों हम इस तरह से दिखाते हैं AC एंड BD की मदद से दोस्तों हम इसको दिखाते हैं। तो अगर आपको दोस्तों इस समय पे एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना होगा तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड AC क्रॉस BD। इस तरह से भी दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। तो एक बहुत जनरल फॉर्मूला है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम बात करेंगे लैग्रेंज आइडेंटिटी के बारे में। लैग्रेंज आइडेंटिटी एक ऐसी आइडेंटिटी है जिस पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले इसका फॉर्मूला बताता हूँ, फिर इसका प्रूफ बताऊंगा। मान लेते हैं हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर दो वेक्टर हैं। तो दोस्तों जो लैग्रेंज आइडेंटिटी होती है वो ये होती है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर होता है वो होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी एंड यू हैव टू रिमेंबर इट, क्योंकि आपको इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कभी कभार आपसे डायरेक्टली लैंग्वेज आइडेंटिटी भी पूछी जा सकती है विद इन द फॉर्म ऑफ MCQ, ठीक है। तो यहाँ पर से दोस्तों आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले एज वी नो दैट ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ये इसकी वैल्यू होती है। मैं काम करता हूँ दोनों तरफ मॉडुलस ले लेता हूँ। तो अगर मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले लूँगा तो ये दोस्तों आपकी एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी साइन थीटा, क्योंकि जो आपका मॉड ऑफ एन कैप होता है वो एक्चुअली क्या होता है 1 के बराबर होता है। अब एक काम करना है, इक्वेशन नंबर 2 का आपने बोथ साइड स्क्वायर कर देना है। अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो यू विल गेट मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नाउ वी नो दैट मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है, एंड मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसकी वैल्यू को आप रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से दोस्तों आपका क्या कंक्लूजन निकलेगा, देखिए एज वी नो दैट ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डॉट मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो दिस इज नोन एज अ लैग्रेंज आइडेंटिटी, ठीक है। ये भी दोस्तों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब दोस्तों बात करते हैं अलजेब्रा की इसकी, ठीक है। अलजेब्रा मतलब कि हम यहाँ पर बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कम्यूटेटिव लॉ तो इसमें होल्ड नहीं करता है, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, तो यानी कि ए क्रॉस बी प्लस सी। तो ए क्रॉस बी प्लस सी की दोस्तों जो वैल्यू होती है वो होती है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि दोस्तों लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी क्रॉस ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। इसको हम बोलेंगे
राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि जो यहाँ पर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उन दोनों से जो आपकी वैल्यू आएगी ये दोनों बराबर नहीं होंगी, ठीक है। ये दोनों के दोनों बराबर नहीं होगी, जबकि डॉट प्रोडक्ट में दोस्तों ये क्या होता है, बराबर होता है। सिमिलरली दोस्तों अगर हम कोई एम, हमारे पास कोई स्केलर है और अगर मैं एम ए क्रॉस बी निकालूं तो एक्चुअली दोस्तों ये क्या होता है, आपका एम अगर बाहर आ जाएगा तो एम इंटू ए क्रॉस बी के बराबर होता है। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस एम इंटू बी के बराबर लिख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपके पास अगर मान लेते हैं दो स्केलर हैं तो एम ए इंटू क्रॉस एन बी, इस तरह से अगर आप इसको लिखते हैं तो आप इसको एम एन इंटू ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। ऐसे ही आप एम एन को बी के संग भी ले जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट के टर्म्स में भी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसके कंपोनेंट है a1i प्लस a2j प्लस a3k इन द डायरेक्शन ऑफ x y z, एंड बी वेक्टर है, इसके कंपोनेंट है b1i प्लस b2j प्लस b3k इन द डायरेक्शन ऑफ x, एंड वी विश टू फाइंड ए क्रॉस बी। अगर हमें ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम जो सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अदरवाइज वैसे काफ़ी हेक्टिक हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आई जे के और यहाँ पर आप लिखेंगे A1 A2 A3, यहाँ पर लिखेंगे आप B1 B2 B3, ठीक है। अब दोस्तों आप जैसे जानते हैं डिटरमिनेंट का जो रूल होता है कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें रो को, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है। तो अगर यहाँ पर मैं B1 और A1 को आपस में इंटरचेंज कर दूँ तो आई जे के यहाँ पर आ जाएगा B1 B2 B3 A1 A2 A3, ठीक है। और यहाँ पर से आप दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर से भी दोस्तों इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होता है। अब दोस्तों इसको एक काम करिए, ऊपर वाले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई कैसे सॉल्व करते हैं आपको आता ही है, डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करेंगे A2 B3 माइनस B2 A3, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस जे और फिर हो जाएगा A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के, ये हो जाएगा भाई A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप A क्रॉस B की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें एंड जैन नेगी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑनलाइन क्लासेस के लिए दोस्तों आप हमारे कॉन्टैक्ट्स में संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं, जहाँ पर हम रोज़ आपको शाम को डेली 7 to 8 लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। बहुत ही कम फीस हमने दोस्तों रखी है, तो आप हमारे संग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।